तो हेलो स्टूडेंट, आज हम फिर से अपने क्लास 12 के चैप्टर नंबर फर्स्ट के पार्ट नंबर 2 को पढ़ने जा रहे हैं। जहाँ तक हमने बताया था कि पहले हमने ठोस पदार्थ बताया था। ठोस पदार्थ के दो प्रकार होते हैं, एक क्रिस्टलीय ठोस, एक अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो हमने पहले वीडियो में हमने क्रिस्टलीय ठोस और उसके कैरेक्टर तथा अक्रिस्टलीय ठोस और उसके कैरेक्टर को हमने बता दिया था। तो आज हम क्रिस्टलीय ठोस को देखेंगे। क्रिस्टलीय ठोस हुआ अक्रिस्टलीय ठोस, दोनों के प्रकार। अब उसके आगे हम देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह के होते हैं, इस प्रकार के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये ठोस, यानी कि ये क्रिस्टलीय ठोसों के मध्य अंतर आणुक आकर्षण बल होने के कारण उन्हें 4 प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकार से? अगर हम देखते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके मध्य अंदर उपस्थित अणुओं के कारण उन्हें 4 प्रकार से बांटा गया है। एक आयनिक सॉलिड, जिसे हम एक हमारा होता है आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड वे होते हैं जिनमें आयन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमें अभी ऊपर थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं कि जिनमें आयनिक सॉलिड होते हैं जिनमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्लस माइनस होता है ना, ये आयंस होते हैं। ठीक है, और दूसरा सहसंयोजक एवं जालक ठोस, जिसे हम कोवैलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड्स के नाम से जानते हैं। तो ये सहसंयोजक जालक ठोस जो होते हैं, इनके मध्य जो अणु होते हैं सहसंयोजक बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। और आणविक ठोस जो होते हैं, यानी मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड ऐसे सॉलिड होते हैं जिनमें इनके और भी पार्ट होते हैं आणविक ठोस के। ठीक है, अब वो तो हम आगे देखेंगे। और इसके पहले धात्विक ठोस जो होते हैं धातु से रिलेटेड होते हैं, यानी जिनमें धातु उपस्थित होती है। तो हम देखते हैं सबसे पहले आयनिक सॉलिड। ठीक, हाँ, तो हम देखते हैं नंबर 1 आयनिक सॉलिड, यानी कि आयनिक ठोस। तो क्या होते हैं आयनिक ठोस? वे ठोस जिनके अवयवी कणों के आयन, यानी कि आयंस क्या होते हैं, प्लस हुआ माइनस होते हैं। ठीक है, परस्पर स्थिर विद्युत आकर्षण बलों द्वारा कुलाम्बित या आयनिक आबंध द्वारा आबंधित या जुड़े होते हैं, उसे हम आयनिक ठोस कहते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब है ऐसे ठोस, यानी कि कुछ इस प्रकार के हम ठोस देखते हैं जिनके मध्य जो कण होते हैं, इनके अंदर जो उपस्थित कण होते हैं प्लस और माइनस, यानी कि धनायन और ऋण आयन, या हम जिसे हम कहते हैं कटायन। धनायन को हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? कटायन कहेंगे, और ऋण आयन को एनायन कहते हैं। ठीक है, एनायन परस्पर स्थिर विद्युत आकर्षण बलों द्वारा, यानी कि ये स्थिर विद्युत आकर्षण बल इनके मध्य लगता है, इनके बलों द्वारा आपस में आबंधित या जुड़े होते हैं, उसे हम कौन से सॉलिड कहते हैं? आयनिक सॉलिड कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे NaCl होता है, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, धातु ऑक्साइड हो गया, जैसे ये जैसे KClO3 हो गया, ETC, यानी कि एक्स्ट्रा। देखो अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। जो माइनस वाले आयन होते हैं ये किस प्रकार के होते हैं? आकार में बड़े होते हैं, और प्लस वाले आयन होते हैं आकार में छोटे होते हैं। तो इस प्रकार के जिसमें आयन उपस्थित होते हैं उसे हम कौन से आयन कहते हैं? उसे हम धात्विक आयन कहते हैं। ठीक है, तो वे आयनिक सॉलिड कहलाते हैं। ठीक है, तो ये फिगर देखो बना है, आयनिक ठोसों के कणों की व्यवस्था इस प्रकार होती है। अब देखते हैं आयनिक ठोसों के लक्षण। तो इसके लक्षण निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1 देते हैं, तो प्रबल बलों की उपस्थिति के कारण ये क्षणभंगुर ठोस तथा इनका गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। ठीक है, ये इनके मध्य जो बल होता है प्रबल बल होता है, यानी प्रबल बल या स्थिर विद्युत आकर्षण बल, इनके कारण इनका गलनांक भी उच्च होगा और क्वथनांक भी उच्च होगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा नंबर।
तो ये देखते हैं दूसरा नंबर, ठोस अवस्था में ये कुचालक होते हैं। और जब हम देखते हैं कि ठोस अवस्था जब होती है, यानी कि जब ये आयनिक ठोस जो होते हैं, आयनिक ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं। कैसे पता करेंगे? जैसे हम नमक को देखते हैं, ठीक है, नमक में प्लस और माइनस दोनों प्रकार के आयन जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। जब इसे हम केवल नमक बस देखते हैं सॉलिड अवस्था में, तो केवल नमक जैसे दिखाई देता है। और जब इसे घोल के मिलाकर जब हम किसी लाइट या अर्थिंग में डालते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक करंट जैसे तेजी हो जाती है। इसलिए ये ठोस अवस्था में कुचालक तथा उसकी द्रव अवस्था में चालक के रूप में काम करते हैं, यानी प्लस और माइनस आयन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा, हम अपना सहसंयोजक या जालक ठोस क्या होते हैं। तो अब हम देखेंगे सहसंयोजक या सहसंयोजक ठोस। तो सहसंयोजक ठोस क्या होते हैं, ये दूसरा नंबर है हमारा सहसंयोजक ठोस का। कौन सा नंबर है? दूसरा। ठीक है, देखते हैं वे ठोस जिनके अवयवी कण या अवयवी कणों के मध्य सहसंयोजक आबंध पाया जाता है, जिससे एक त्रिविम जालक का निर्माण हो, तो वे सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। जैसे हीरा, सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रेफाइट आदि होते हैं। तो ये इस प्रकार के जिसमें मध्य सहसंयोजक आबंध पाया जाता है। जैसे हम कुछ हीरे के स्ट्रक्चर देखते हैं, इनके मध्य जैसे ये बना है, एक अणु ये है, इसके बीच में कुछ दूरी होंगी, फिर एक अणु ये है। तो इस प्रकार धीरे धीरे, और ये थोड़ा सा दूरी है, और एक अणु ये है एक, फिर इसके मध्य सहसंयोजक बंध पाया गया है, और इस प्रकार एक अणु ये है। तो इस प्रकार धीरे धीरे कुछ दूरी होती हैं, और इस प्रकार हमारा एक त्रिविम जालक का निर्माण करती हैं। जैसे हीरा को देखते हैं ना, वो त्रिविम आकार में होता है। और जब ग्रेफाइट की हम स्ट्रक्चर को देखते हैं, ये भी एक स्ट्रक्चर के रूप में होता है। तो इनके जो मध्य, जो एक अणु से दूसरे अणु के मध्य जो होता है, कौन सा बंध पाया जाता है? सहसंयोजक बंध पाया जाता है, जिससे एक अणु से दूसरे अणु के मध्य कौन सा बल पाया जाता है? सहसंयोजक आबंध या बंध पाया जाता है, जिसे हम सहसंयोजक सॉलिड, इस प्रकार के आबंध पाने वाले अणुओं को सहसंयोजक सॉलिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस प्रकार सहसंयोजक कणों की व्यवस्था भी होती है। तो हम अब देखते हैं सहसंयोजक ठोसों के लक्षण क्या होते हैं। तो सहसंयोजक ठोस के लक्षण हम देखते हैं। सहसंयोजक ठोसों के लक्षण, इसके निम्न लक्षण होते हैं। कौन से? ये ठोस कठोर व भंगुर होते हैं। जैसे हम देखते हैं हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, अब जो भंगुर के रूप में हम देखते हैं, तो भंगुर हम मान लेते हैं जैसे ग्रेफाइट हो गया, जैसे तोड़ दो जल्द से टूट जाती है। ठीक है, दूसरा नंबर, त्रिविम संरचना के कारण इनका गलनांक व क्वथनांक भी उच्च होता है, यानी कि इसमें इनका जो त्रिविम संरचना होती है, इसलिए इनका गलनांक और क्वथनांक ये बहुत उच्च होते हैं। ये बृहद अणु या परमाणविक ठोस होते हैं। ये बड़े अणु, बृहद अणु यानी बड़े अणु, या परमाणविक या परमाणु के आकार के ठोस होते हैं। अब हम अपना देखते हैं तीसरा, आणविक ठोस। ठीक है, हाँ, तो हम अपने तीसरे नंबर में देखते हैं। तीसरे नंबर में क्या कहता है हमारा? तीसरा नंबर ये कहता है कि आणविक ठोस क्या होते हैं। क्या कहता है? आणविक ठोस क्या होते हैं। तो आणविक ठोसों में अवयवी कण अणु होते हैं। क्या होते हैं? जो अवयवी कण होते हैं, क्या होते हैं? अणु होते हैं। इनकी व्यवस्था निम्न होती है, जैसे नीचे दिखाया गया है। ये देखो, एक अणु ये है, इसके बाद एक अणु ये है। आपस में ये अणु जो होते हैं, आपस में एक साथ मिलकर बने होते हैं। तो इसका इन आणविक ठोसों के अणुओं की व्यवस्था देखते हैं। ठीक है, ये प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार से इन्हें वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1, ध्रुवीय आणविक ठोस, जिसे हम इंग्लिश में पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के नाम से जानते हैं। और दूसरा नंबर देखते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस, जिसे हम नॉन पोलर
मॉलिक्यूलर सॉलिड के नाम से जानते हैं। और तीसरा नंबर हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। तो ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले ध्रुवीय आणविक ठोस। तो ये ऐसे आणविक ठोस या कह सकते हैं ऐसे ध्रुवीय आणविक ठोस वे आणविक ठोस आणविक यौगिक हैं जिनके अणुओं के मध्य में द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया उपस्थित हो जाती है, उसे हम ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। जैसे HCl और SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड ETC। ठीक है, तो और देखते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस, और अच्छे से समझ लो। ठीक है, लेकिन हेडिंग यही वाला लिख लेना। ठीक है, ध्रुवीय आणविक ठोस ठोसों में ध्रुवीय अणु पाए जाते हैं। जो ध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं इनकी ठोसों में क्या पाए जाते हैं? ध्रुवीय अणु पाए जाते हैं तथा इन अणुओं के परमाणु के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध पाया जाता है। इन ठोसों में अणुओं के मध्य द्विध्रुव आकर्षण बल या द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया उपस्थित होती है। अतः इन ठोसों के गलनांक व क्वथनांक, ठीक है, इन ठोसों के गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं? अपेक्षाकृत, किसके अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। ये ठोस नम्र एवं विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, जो ध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं इन ठोसों के मध्य कौन से बल उपस्थित होते हैं? द्विध्रुव आकर्षण बल, या हम कह दे सकते हैं द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया उपस्थित होती है। ठीक है, और इनके गलनांक व क्वथनांक अपेक्षाकृत अधिक होते हैं तथा ये ठोस नम्र एवं क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। कौन से ठोस होते हैं? जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, HCl हो गया आदि। जैसे हम सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है सॉलिड अवस्था यानी कि ठोस अवस्था में होता है, और HCl जो होता है ये भी हमारा सॉलिड अवस्था में होता है। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और अब हम देखते हैं दूसरा नंबर अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं? वे आणविक ठोस जिनके अणुओं के मध्य में दुर्बल वंडर वाल्स बल या लंदन बल या परिक्षेपण बल उपस्थित होता है उसे अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया, आयोडीन हो गई, क्लोरीन हो गई, ये CU4AR और ETC हो गया। ठीक है, अब जैसे होता है अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं? इसकी परिभाषा या डिफिनीशन इस प्रकार है। इनके अवयवी कण अणु अथवा परमाणु होते हैं। क्या होते हैं? अणु अथवा परमाणु होते हैं तथा इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल, अध्रुवीय ठोसों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, परिक्षेपण बल व लंदन बल उपस्थित होता है तथा इनकी जो गलनांक होता है अत्यधिक निम्न होता है। गलनांक इनका क्या होता है? अत्यधिक निम्न होता है तथा इनमें विद्युत चालकता जो होती है विद्युत रोधी या इन्हें कुचालक कहते हैं। अध्रुवीय को हाइड्रोजन का भी विद्युत का भी चलता है हाइड्रोजन से, आयोडीन का कभी विद्युत उसमें चालन नहीं होता है। और ये जो होते हैं नम्र प्रकृति के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? नम्र यानी मुलायम प्रकृति के होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हाइड्रोजन हो गया, आयोडीन हो गई, क्लोरीन हो गई। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, जैसे CCl4 होता है जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और ETC हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये किसके मध्य आते हैं? ये सब आते हैं हमारे ध्रुवीय आणविक ठोस और अध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। ये कौन से आणविक ठोस, ये कौन से ठोस के अंतर्गत आते हैं? आणविक ठोस के ये सब क्या प्रकार हैं?
ठीक है। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो अब हम देखते हैं आणविक ठोसों के तीसरे पार्ट को, जिसे हम हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहते हैं। ठीक है। तो ऐसे ठोस जिनके अणुओं के मध्य प्रबल हाइड्रोजन बंध उपस्थित हो जाते हैं उसे हाइड्रोजन आबंधित ठोस कहते हैं। या हम कहते हैं ऐसे आणविक ठोस जिनके अणुओं के मध्य प्रबल हाइड्रोजन आबंध उपस्थित हो जाता है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहलाते हैं। ठीक है। तो जैसे हो गए H2O हम देखते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य जो होता है हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है NH3। इसमें जैसे ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, तो इनके मध्य कैसे हैं हाइड्रोजन बंध कितने हैं 2 हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा हाइड्रोजन बंध उपस्थित है। इसी प्रकार अमोनियम देखते हैं, इसमें भी और C2H5OH ये एथेनॉल एसिड होते हैं, एथेनॉल होता है, और ETC और एस्टेरा होता है। ठीक है। तो इनकी जो विशेषता देखते हैं, विशेषता इनकी गलनांक व क्वथनांक ध्रुवीय आणविक ठोस व अध्रुवीय आणविक ठोस की अपेक्षा उच्च होते हैं। ठीक है। और जिसका इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है ध्रुवीय आणविक ठोस तथा अध्रुवीय आणविक ठोसों से क्या होते हैं उच्च होते हैं। ठीक है। और कुछ इस तरह समझना हो तो समझ सकते हैं। तो देखो हम कुछ अलग से बताने जा रहे हैं। तो जैसे हम देखते हैं हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। ठीक है। तो इनके जो अणु अथवा आणविक अवयवी कण जो होते हैं अणु होते हैं। ठीक है। इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल जो होता है कौन सा बंध होता है हाइड्रोजन आबंधित आकर्षण बल होता है। ठीक है। और ये क्या होता है किस प्रकार ये इसकी प्रकृति क्या होती है, ये कुछ इनकी जो प्रकृति होती है कुछ कठोर होती है तथा विद्युत चालकता इनकी इस कुचालक प्रकृति की होते हैं तथा गलनांक इनका क्या होता है निम्न होता है। ठीक है। जैसे H2 हो गया, जल हो गया, शुष्क बर्फ हो, और NH3 अमोनिया हो गई। ठीक है। ये सब कौन से हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस होते हैं। इसकी डिफिनीशन हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ऐसे अणु जिनके अवयवी कण अणु होते हैं तथा इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल हाइड्रोजन आबंधित होता है और इनकी प्रकृति कुछ कठोर होती है तथा ये विद्युत इनकी विद्युत चालकता कुचालक होती है, और ये इनका जो गलनांक होता है निम्न होता है, उसे हम हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहते हैं। जैसे H2O हो गया, शुष्क बर्फ हो गई, NH3 हो गया, ये सब क्या हैं हमारे ये हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं धात्विक ठोस। क्या होते हैं धात्विक ठोस। तो हम अब देखते हैं धात्विक ठोस, ये जिसे हम कहते हैं मेटालिक सॉलिड। ठीक है। तो ऐसे ठोस यौगिक जिनके धातु धनायन एवं उससे संलगित यानी कि उसमें जुड़े हुए इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्थित समूह जो गतिशील हो और पूरे क्रिस्टल में समान रूप से विस्थानीकृत यानी कि पूरे क्रिस्टल में विस्थानीकृत यानी कि पूरा फैला हो, उसे हम धात्विक ठोस कहलाते हैं। जैसे कोई ऐसे ठोस यौगिक जिनके धातु धनायन एवं उससे संलगित इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्थित समूह जो गतिशील होता है, उससे जो कोई धातु होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें आपस में चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है। और पूरे क्रिस्टल में समान रूप से विस्थानीकृत यानी एक दूसरे से फैले रहते हैं, जिसे हम कहते हैं घूमते रहते हैं, वे धात्विक ठोस कहलाते हैं। जैसे Ag यानी सिल्वर, Au यानी गोल्ड यानी सोना, Fe यानी आयरन यानी लोहा, Cu यानी कॉपर यानी तांबा, etc। ठीक है। अब ये देखो धात्विक ठोस होते हैं और ये छोटे छोटे क्या हैं उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो और कुछ समझते हैं धातु मेटालिक सॉलिड के बारे में। तो धात्विक ठोस धातु धनायन एवं उससे संलगित इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्थित समूह है। ये इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं जो पूरे क्रिस्टल में समान रूप से विस्थानीकृत यानी कि पूरे तरह से फैले होते हैं। ठीक है। यहाँ तक तो हमारे डिफिनीशन हो गई, तो इसे हम धात्विक ठोस कहते हैं। तो और देखते हैं इन गतिशील इलेक्ट्रॉनों के कारण ही धातु विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। जो इनमें इलेक्ट्रॉन होता है
जो धातुएँ होती हैं इनमें थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण ये क्या होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के चालक होते हैं। जैसे हम थोड़ी देर देखते हैं ना, और जैसे करंट आ जाता है सिल्वर में, ये गोल्ड में, आयरन में, कॉपर में, ये सब में करंट कैसे आता है, इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं गतिशील होते हैं, और इलेक्ट्रॉनों के कारण ही ऊष्मा तथा विद्युत के चालक होते हैं, सुचालक होते हैं। ठीक है, इनमें धात्विक चमक भी होती है, और देखते हैं धातुओं में धात्विक चमक होती है। जैसे सोना को देखो ना, कभी कितना तेज चमकता है, इसी प्रकार इनमें धात्विक चमक होती है, तथा इनका एक कौन क्या होता है, एक विशिष्ट रंग भी होता है। और देखो, जो धातुएं होती हैं ये धात्विक ठोस आघातवर्धनीय एवं तन्य होते हैं, यानी कि इनमें आघातवर्धनीयता एवं तन्यता भी पाई जाती है। ठीक है, इसी कारण इनकी चादर बनाई जा सकती है एवं लंबे तार भी खींचे जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम ये हमारा आज का ये हमारा क्रिस्टलीय सॉलिड के प्रकार भी यहाँ से खत्म होते हैं। और अगले वीडियो में हम देखेंगे एक्स किरण विवर्तन तथा वैग्र समीकरण के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्या होता है वैग्र समीकरण, और इस सिद्धांत को किसने दिया, तथा इसका सूत्र क्या होता है, और इसका यूज किस प्रकार करते हैं, इस प्रकार हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बस आपसे यही कहना है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी प्रकार हम डेली आपके लिए नई क्लास लाते रहेंगे। थैंक यू।